AIA-PGET ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2024 ये होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स का शॉर्ट पेपर है। सब्जेक्ट वेटेज वाइज देखा जाए तो टोटल 120 क्वेश्चन है, जिसमें कि अलाइड सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन से एंड होम्योपैथी सब्जेक्ट भी 60 क्वेश्चन से। फर्दर होम्योपैथी सब्जेक्ट में मटेरियल मेडिका 17 क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज 16 क्वेश्चन, रिपर्टरी 16 क्वेश्चन एंड फार्मेसी 11 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मटेरियल मेडिका से है और सबसे कम फार्मेसी से। मटेरियल मेडिका क्वेश्चन नंबर 1, एन ओल्ड मैन ऑफ rheumatic gout diathesis complaining of arthritic pain in joints. Pains are drawing, tearing, pressing, light or superficial during warm weather, affect the bones and deeper tissues. When air is cold, pains go from left to right. Bad manners make him almost beside himself. His suffering seem intolerable. The most suitable remedy is the Stux, Staphyscaria, Bryannia or Colchicum. And the answer is Colchicum autumnale. जो कॉल्चिकम की ये लाइन है, इसका कॉमन नेम है मिडोसैफ्रन और लिलियेसी फैमिली का है। तो ये सारा लाइन उसी का है। अडेप्टेड टू द रूमेटिक गाउटी डायथेसिस, एक्सटर्नल इंप्रेशन, लाइट, नॉइज, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, कॉन्टैक्ट, बैड मैनर्स मेक हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ, हिज सफरिंग सीम इंटॉलरेबल एंड फिजिकल जनरल एग्जैक्ट सेम लाइन है। पेन्स आर ड्रॉइंग, टीयरिंग, प्रेसिंग, लाइट और सुपरफिशियल during warm weather, affect the bone and deeper tissues. When air is cold, pain go from left to right. कॉल्चिकम ऑटोमनेल, उसी को ऑटम क्रॉकस भी कहते हैं, क्रॉकस यानी केसर, और ये ऑटम में होता है। सो कॉल्चिकम इज मेड फ्रॉम हर्ब मिडोसैफ्रन, जो कि इसका कॉमन नेम है, अ मेंबर ऑफ लिलियेसी फैमिली. लिलीज आर among the first flowers to bloom in early spring. Meadow-saffron blooms in autumn at a time in which other lilies and most flowers are dying. तो नॉर्मली ऑटम में फूल झड़ता है, सारा पत्ता वगैरह झड़ जाता है, पतझड़ जिसको बोलते हैं, बट कॉल्चिकम जो है वो ऑटम में ही ब्लूम करता है। उसी तरीके से ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है। सिमिलरली पीपल हु नीड कॉल्चिकम एक्सपीरियंस एंड एग्रीवेशन ऑफ देयर सिम्टम्स इन ऑटम। तो ऑटम में ये फ्लावर ब्लूम करता है। उसी तरीके से जो पेशेंट है कॉल्चिकम का, उसका भी कंप्लेन जो है वो ऑटम में अपीयर होता है और अग्रवेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्स्ट्रेट कॉन्स्टिपेशन फॉर ईयर्स, रेक्टम सीम्स टाइड अप विथ स्टिक्चर्स. व्हेन एनिमा आर यूज्ड द एगनी ऑफ पैसेज वाज लाइक लेबर. इज अ सिम्टम ऑफ सल्फर, सिफ्लाइनम, नक्स वोमिका, नाइट्रिक एसिड. एंड द आंसर इज सिफ्लाइनम. तो ये सिफ्लाइनम का लाइन है, जो एक नोसोड है. ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन फॉर ईयर्स, रेक्टम सीम टाइड अप विथ स्टिक्चर्स. व्हेन एनिमा वाज यूज्ड द एगनी ऑफ पैसेज वाज लाइक लेबर. ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन फॉर ईयर्स यानी बहुत साल से जिसको कॉन्स्टिपेशन हो, रेक्टम है वो ऐसा लगेगा कि उसको बांध दिया गया है. और अगर एनिमा भी दिया जाएगा स्टूल पास करने के लिए, तो जो स्टूल पास होगा वो बहुत सीवियर पेन होगा. इट सीम्स एज इफ जिस तरह से लेबर का पेन होगा उस तरीके का पेन होगा सिफ्लाइनम में. क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन है एंड लिस्ट 2 में मेडिसिन है. लिस्ट 1 में ए, टॉल थिन इरिटेबल पर्सन सफरिंग फ्रॉम अब्यूज ऑफ मर्करी. ओल्ड पीपल, वीक विजन, कॉर्पुलेंट, टायर्ड ऑफ लाइफ, adapted to light complexion blondes, great emaciation of face, hands, legs and feet or single parts. The aconite of chronic diseases. और मेडिसिन है alumina, selenium, autumnate, argentumate. These are the options. And the answer is A का 4, B का 3, C का 2 and D का 1. यानी टॉल थिन इरिटेबल पर्सन सफरिंग फ्रॉम अब्यूज ऑफ मर्करी, argentumate है. ओल्ड पीपल, वीक विजन, कॉर्पुलेंट, टायर्ड ऑफ लाइफ, ऑटममेट है. अडेप्टेड टू लाइट कॉम्प्लेक्शन ब्लॉन्ड्स, ग्रेट इमेसिएशन ऑफ फेस, हैंड्स, लेग्स एंड फीट और सिंगल पार्ट्स, सेलेनियम है. द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, एल्यूमिना है. सो आर्जेंटम मेटेरिकम का कॉन्स्टिट्यूशन में है टॉल थिन इरिटेबल पर्सन एंड फिजिकल जनरल में है एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज ऑफ मर्करी.
So tall, thin, irritable person suffering from abuse of mercury, the medicine is Argentum metallicum. आर्जेंटम सिल्वर से बनता है। ऑरमेट जो कि गोल्ड से बनता है। इसके कंस्टिट्यूशन में है ओल्ड पीपल, वीक विजन, कॉर्पुलेंट, टायर्ड ऑफ लाइफ। सेम लाइन है ओल्ड पीपल, वीक विजन, कॉर्पुलेंट, टायर्ड ऑफ लाइफ एंड द मेडिसिन इज ऑरमेट। फिर सेलेनियम adapted to light complexion, blondes, great emaciation of face, hands, legs and feet or single parts। तो एग्जैक्ट सेम लाइन है सेलेनियम का। एंड द लास्ट वन इज एल्यूमिना, Al2O3। उसी कंस्टिट्यूशन में है इट इज़ द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज। क्वेश्चन नंबर 4, asthma works in open air and sitting up and better by lying down and keeping arms stretched far apart is a feature of arsenic album, soranum, carbovase, medryanum। And the answer is soranum। So ये soranum का लाइन है, ये भी नो सोड है। asthma, dyspnea aggravated in open air, sitting up and emulated by lying down and keeping arms stretched far apart। तो पेशेंट को जिसको डिस्निया हो रहा है, ओपन एयर से एग्रेवेशन होगा, बैठने से एग्रेवेशन होगा, वहीं लेटने से आराम मिलेगा जिसमें कि वो लाइंग डाउन पोजीशन में रहे और अपने आर्म्स को स्ट्रेच अपार्ट यानी कि अपने आर्म्स को फैला के रखे। तो वो सोराइनम का लाइन है। जबकि ऑप्शन मेड्राइनम है, मेड्राइनम में है कि वो टंग प्रोट्रूड करके लेटे, उसमें रिलीफ मिलता है। आर्सेनिक में है कि बॉडी को एकदम क्लोज करके बैठे तो रिलीफ मिलता है। और बेलाटोना में है कि सिटिंग फ्रॉम इरेक्ट, जब वो सीधा रहेगा इरेक्ट पोजीशन में, वैसे में उसको रिलीफ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, adapted to persons with dark hair and rigid fiber, weakly psoric with excessively yellow sallow complexion, subject to affections of respiratory and urinary tracts, is the symptom of lycopodium, arsenic album, causticum, sulfur। And the answer is causticum। So causticum का ये constitution है adapted to person with dark hair and rigid fiber, weakly psoric with excessively yellow sallow complexion, subject to affections of respiratory and urinary tracts। Question number 6, for the bad effects of abortions and miscarriages, sensation of soreness and heaviness in pelvis, a consciousness of womb, feels it move when she moves, it is so sore and tender। Choose the correct option, murex, lysine, lappa or Helenius dioicia। And the answer is Helenius dioicia। तो हेलोनियस इसका कॉमन नेम यूनिकॉर्न प्लांट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिम्टम में है सेंसेशन ऑफ सोरनेस एंड हेवीनेस इन पेल्विस, यहाँ तक में लप्पा था। अ कॉन्शियसनेस ऑफ द वुम्ब, फील्स इट मूव व्हेन शी मूव, इट इज़ सो सोर एंड टेंडर। ये पोर्शन जब वो लाइसिन का है, तो लप्पा में फर्स्ट लाइन है, लाइसिन का सेकेंड लाइन है, बट ये दोनों लाइन इकट्ठे दिया हुआ है हेलोनियस में। एंड इको लाइन है फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ एबॉर्शंस एंड मिसकैरेजेस, ये हेलोनियस है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, द पेशेंट ऑफ दिस ड्रग इज हार्ड टू स्टडी एंड द रेमेडी इटसेल्फ इज अ हार्ड वन टू स्टडी। द पेशेंट इज whimsical, irascible, irritable to the very highest degree, quarrels with his family and with his bread and butter. He is never at peace, is full of imaginations and fear. The remedy is। तो जब लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, यानी कि ये लाइन जो वो केंट मटेरिया मेडिका का है। सो ऑप्शन में है कैलिकार्प, लाइकोपोडियम, ओपियम और नक्स। एंड द आंसर इज कैलिकार्प। सो कैलिकार्प में लिखा हुआ है द कैलिकार्प पेशेंट इज अ हार्ड पेशेंट टू स्टडी एंड द रेमेडी इटसेल्फ इज अ हार्ड वन टू स्टडी। माइंड में है द पेशेंट इज whimsical, irascible, irritable to the very highest degree, quarrels with his family and with his bread and butter, never wants to be alone, is full of fear and imaginations, when alone fear of the future, fear of death, fear of ghost। तो ये लाइन कैलिकार्प का है। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, rapid change of symptoms, pain changes in regard to place and character, is a feature of Berberis vulgaris। and statement 2 है
Babe's vulgaris is indicated in complaints of drunkards after abstaining. These are the options. Both statement 1 and 2 are true. Both statement 1 and 2 are false. Statement 1 is true but 2 is false. Statement 1 is false but 2 is true. And the answer is statement 1 is true but statement 2 is false. So Babe's vulgaris, इसका कॉमन नेम है बारबेरी. उसका लाइन है रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम्स, पेन चेंज इन रिगार्ड टू प्लेस एंड कैरेक्टर. ये बोरिक का लाइन है. तो जो स्टेटमेंट 1 था रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम पेन चेंजेस इन रिगार्ड टू प्लेस एंड कैरेक्टर इज अ फीचर ऑफ बाबेस वल्गैरिस, ये लाइन सही है. एंड जो सेकेंड लाइन है वो बाबेस वल्गैरिस का नहीं है बल्कि कैलकेरिया आर्स का है. कैलकेरिया आर्स का कॉमन नेम आर्सेनाइट ऑफ लाइम है. कंप्लेंट्स ऑफ ड्रंकार्ड्स आफ्टर एब्सटेनिंग, यानी कि जो विड्रॉवल सिम्टम है वैसा होगा कि जब अल्कोहल को छोड़ रहे हैं उसके बाद जब वो ड्रंकार्ड्स में प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए मेडिसिन कैलकेरिया आर्स है. सो जो सेकंड स्टेटमेंट था दैट बाबेस वल्गैरिस इज इंडिकेटेड इन कंप्लेंट्स ऑफ ड्रंकार्ड्स आफ्टर एब्सटेनिंग, ये लाइन गलत है. बाबेस वल्गैरिस नहीं होगा बल्कि कैलकेरिया आर्स होगा. Question number 9. Sore throats and cough act to begin and end with menstruation is a keynote feature of Bovista, Lachesis, Pulstilla, Laccan. And the answer is Laccan. So Laccan और Laccaninum जो कि डॉग्स मिल्क से बनता है उसका थ्रोट का सिम्टम में है. सो थ्रोट्स एंड कफ आर एप्ट टू बिगिन एंड एंड विथ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा तो सो थ्रोट और कफ शुरू होगा और जब मेंस्ट्रुएशन एंड हो जाएगा तो सो थ्रोट एंड कफ का जो कंप्लेन है वो भी खत्म हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में कॉमन नेम है एंड लिस्ट 2 में मेडिसिन का नाम है, लैटिन नेम ऑफ द रेमेडी. लिस्ट 1 में बेनबेरी, बारबेरी, इंडियन हेम्प, इंडियन नेटल. एंड लिस्ट 2 में बाबेस वल्गैरिस, एपोसाइनम कैनिबिकम, एक्ल्फा इंडिका एंड एक्टिया स्पाइकाटा. These are the options. And the answer is Benberry का Actia spicata, Barberry, Baberis vulgaris, Indian hemp, Apocyinum cannabicum and Indian nettle, Acalypha indica. तो ये चारों सेम है. एक्टिया स्पाइकाटा बेनबेरी, बाबेस वल्गैरिस बारबेरी, एपोसाइनम इंडियन हेम्प एंड एक्ल्फा इंडिका इंडियन नेटल. एपोसाइनम का कॉमन नेम इंडियन हेम्प है. एक और मेडिसिन है जिसका कि कॉमन नेम इंडियन हेम्प होता है, दैट इज़ कैनबिस इंडिका. सो एपोसाइनम कैनिबिकम एंड कैनबिस इंडिका दोनों का कॉमन नेम इंडियन हेम्प है. क्वेश्चन नंबर 11. अ पेशेंट वाज सिटिंग अप इन बेड अनेबल टू लाई डाउन एज शी वाज वर्स फ्रॉम लाइंग डाउन, फेस पर्पलिश एंड पफ्ड, हर आइज engorged, eyelids bloated, sat perfectly still with pain in the head as a surging sensation which came up the back of the neck and head and then over the head. What is the probable remedy? Opium, arsenic album, spigelia, lachesis. And the answer is lachesis. lachesis में ये केंट का लाइन है, केंट मटिया मेडिका का. I might impress upon your mind the head symptom if I related the case of patient who described her symptom probably more typically than you can find in the books. She was sitting up in bed and unable to lie down. She was worse from lying down. Her face was purple. Her eyes were engorged. The face puffed and tumid and the eyelids blotted. She sat there perfectly quiet in bed and described the pain as a surging sensation. यानी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. Which came up the back of the neck and head and then over the head. तो पहले वो नेक के बैक में होता है, यानी कि नेप ऑफ द नेक पे होता है, फिर वो हेड पे जाता है, फिर पूरे हेड में फैल जाता है पेन. ये इस लेकेसिस का लाइन है. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ बेंजोइक एसिड? हाईली कलर्ड यूरिन, गैंग्लियन ऑफ रिस्ट, ऑफेंसिव यूरिन ऑफ ओल्ड मैन, कफ वर्स ऑन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड. एंड द आंसर इज कफ वर्स ऑन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड. ये ऑप्शन गलत है. लेफ्ट साइड नहीं होता बल्कि राइट साइड होता है. सो बेंजोइक एसिड में ये बोरिक का लाइन है. इट प्रोड्यूसेस एंड क्योर्स सिम्टम ऑफ यूरिक एसिड डायथेसिस विच हाईली कलर्ड.
तो यूरिन हाईली कलर्ड होता है यानी कि डार्क कलर का होगा, ये स्टेटमेंट सही है। गैंग्लियन, स्वेलिंग ऑफ द रिस्ट, ये भी होता है बेंजोइक एसिड में। ऑफेंसिव यूरिन ऑफ ओल्ड मैन, ये भी है। एजमेटिक कफ, वर्स एट नाइट, लाइंग ऑन राइट साइड, तो जब राइट साइड पेशेंट लेटेगा तब उसको कंप्लेन होता है, ना कि लेफ्ट साइड में होता है। तो जो ऑप्शन है कि लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से एग्रेवेशन होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, carcinosine is indicated in post-operative gas pains, no relief from passing it. And statement 2 है, children have great fear and sensitive to reprimands but sympathetic to others is a characteristic feature of carcinosine. These are the options. Both statement 1 and 2 are correct. Both statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And the answer is statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। जो लाइन है पोस्ट ऑपरेटिव का वो कार्सिनोसिन का नहीं है बल्कि चाइना का है और सिंकोना। सो चाइना ऑफिसिनलिस और सिंकोना ऑफिसिनलिस जो कि पेरुवियन बाग से बनता है, उसमें सिम्टम है पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन्स नॉट रिलीफ फ्रॉम पासिंग इट। तो ये लाइन चाइना का है। तो जो स्टेटमेंट था कार्सिनोसिन इज इंडिकेटेड इन पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन्स नो रिलीफ फ्रॉम पासिंग इट, ये स्टेटमेंट गलत है। एंड जो सेकेंड लाइन है लाइक सेपिया अगेन कार्सिनोसिन लाइक वॉचिंग अ थंडर स्ट्रॉम, लाइक फॉस्फोरस इट इज़ वेरी सिंपैथेटिक टू अदर्स, लाइक मेडोइनम इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू रेप्रिमांड। ये सारा जो लाइन है वो कार्सिनोसिन का है, ये फोबिस्टर का लाइन है। सो चिल्ड्रेन हैव ग्रेट फियर, आर सेंसिटिव टू रेप्रिमांड्स बट सिंपैथेटिक टू अदर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्सिनोसिन, ये लाइन सही है। कार्सिनोसिन में बहुत सारे सिम्टम है जो कि दूसरे मेडिसिन से मैच करता है। लाइक वो आर्सेनिक के जैसा ही फास्टिडियस होता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत पर्टिकुलर होता है कि वो पेंटिंग सीधा रहना चाहिए, ये सामान यहीं पे रहना चाहिए। मेड्राइनम के जैसा सेंसिटिव ऑफ चिल्ड्रन टू रेप्रिमांड, यानी कि कोई अगर बच्चे को डांट रहा है तो वो बहुत सेंसिटिव है इस चीज़ से, ये मेड्राइनम में है। सिपिया में इन्जॉयमेंट वॉचिंग अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म में उसको मज़ा आएगा। मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम, लव ऑफ डांसिंग एंड सेंसिटिविटी टू म्यूज़िक, तो ये बेसिकली म्यूज़िक डांस ओरिएंटेड जो सिम्टम है, ये सारा सिम्टम सिपिया का है और ये कार्सिनोसिन में भी मिलता है। फॉस्फोरस में सिंपैथेटिक टू अदर्स, तो कार्सिनोसिन में भी ये सिम्टम है। एंड ट्यूबरकुलानियम की तरह वो ऑब्स्टिनेट होता है। तो ये सारा अलग अलग सिम्टम अलग अलग मेडिसिन का कार्सिनोसिन से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 14, great sensitiveness to open air, putting the hand from under the bed cover brings on cough is a keynote of Pulsatilla, Sorinum, Rustux, Camphor. And the answer is Rustux. जो Rustux कॉमन नेम पॉइजन ओक है, इसके फिजिकल जर्नल में लिखा है गेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवर ब्रिंग्स ऑन कफ। तो ओपन एयर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा पेशेंट, और जब कोई पेशेंट चादर ओढ़े हुए जैसे उससे हाथ बाहर निकालेगा तो उसको खांसी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रेमेडीज फॉर एरियाटिक पेन्स आर कैलिबाइक्रोम, सल्फर, पल्सटिला, लैक्टैन, नक्स वोमिका। These are the options and the answer is A, C, D only, यानी कि कैलिबाइक्रोम, पल्सटिला, लैक्टैन, ये तीनों में इरियाटिक पेन होता है। तो ये जो लाइन है वो यूस्ट्रेडागो का रिलेशनशिप में लिखा हुआ है, लैक्टैन, कैलिबाइक्रोम, पल्सटिला फॉर इरियाटिक रूमेटिक पेन। इरियाटिक यानी कि इरेगुलर, उसका कोई सर्टेन टाइम नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसको इरियाटिक बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एन ओल्ड मैन कंप्लेनिंग ऑफ क्रॉनिक डायरिया and shortness of breath on going upstairs reported in OPD. On examination, his tongue is clean, red and wet with central furrow, with bloody saliva and multiple ulcers on soft palate. The most suitable remedy is Arum-triphyllum, fluoric acid, nitric acid, salicea. And the answer is nitric acid.
तो नाइट्रिक एसिड उसका ये लाइन है, पर्सन हु हैव क्रॉनिक डिजीजेज एंड टेक कोल्ड इजली एंड डिस्पोज टू डायरिया, टंग क्लीन रेड एंड वेट विथ सेंटर फ्यूरो, यानी कि जो टंग है वो क्लीन रहेगा, रेडिश रहेगा, वेट रहेगा और बीच में सेंटर फ्यूरो जो टंग का जो सेंटर है वहाँ पर गड्ढा सा रहेगा। अल्सर्स ऑन सॉफ्ट पैलेट एंड ब्लडी स्लाइवा, जो स्लाइवा होगा वो ब्लड मिक्सड रहेगा, दैट इज हेमोटाइसिस। क्वेश्चन नंबर 17, choose the correct option with respect to persons with light hair and skin, quarrelsome disposition, easily offended at trifles, vexed at everything, skins of hand rough, cracked, tips of fingers rough, cracked, fissured every winter, tenderness of the feet which are bathed in foul smelling sweat. Options are Sericea, Petroleum, Graphitis and Sanicula, and the answer is petroleum. पेट्रोलियम इसका कॉमन नेम कोल और रॉक ऑयल है। उसका लाइन है लाइट हेयर एंड स्किन, इरिटेबल, क्वाल्सम डिस्पोजिशन, क्वाल्सम डिस्पोजिशन नक्सवामिका में भी होता है, इजली ऑफेंडेड एट ट्रिफल्स, वेक्स्ड एट एवरीथिंग, एंड स्किन में स्किन ऑफ हैंड्स रफ, क्रैक्ड, टिप्स ऑफ फिंगर्स रफ, क्रैक्ड, फिसर्ड एवरी विंटर, पेट्रोलियम में विंटर में एग्रीवेशन होता है इसलिए एवरी विंटर है, टेंडरनेस ऑफ फीट विच आर बाथ्ड इन फॉल स्मेलिंग स्वेट, ये सारा लाइन पेट्रोलियम का है। ऑर्गेनन। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेटर ऑफ 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन? आरी डजन, C.E. व्हीलर, वेसलहॉफ, चार्ल्स एच टेफ्रिएंट, एंड द आंसर इज चार्ल्स एच टेफ्रिएंट। सो 4th एडिशन उसका जो ट्रांसलेशन हुआ था, इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय चार्ल्स एच टेफ्रिएंट इन इंग्लिश इन 1833, बीइंग द फर्स्ट एवर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्गेनन। तो पहला वो ऑर्गेनन जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था बाय चार्ल्स एच टेफ्रिएंट। 4th एडिशन आया था 1829 में और ट्रांसलेशन हुआ था 1833 में। क्वेश्चन नंबर 20, वन साइडेड डिजीजेज आर disease which affect one side of the body, disease which belong to class of acute individual disease, disease with few perceptible symptoms, and less amenable to cure. These are the options, and the answer is 3 and 4 only. Disease with few perceptible symptoms and less amenable to cure. Aphorism 173 में mentioned है, the only diseases that seem to have but few symptoms and on the account to be less amenable to cure are those which may be termed one-sided, because they display only one or two principal symptoms which obscure almost all the others. They chiefly belong to the class of chronic diseases. तो वैसा डिजीज़ जिसमें कि एक या दो प्रिंसिपल सिम्टम मिलता है उसको वन साइडेड डिजीज़ बोलते हैं। नाम से लगता है कि बॉडी किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको वन साइडेड बोलेंगे, लाइक माइग्रेन, बट ऐसा नहीं है। वैसा डिजीज़ जिसमें कि एक या दो प्रिंसिपल सिम्टम मिले उसको वन साइडेड डिजीज़ बोलते हैं। एंड एक और लाइन है, इट इज़ लेस एमेनेबल टू क्योर, यानी कि अगर क्योर वाइज देखा जाए तो इसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन वाज पब्लिश्ड इन कोथेन, एंड स्टेटमेंट 2, Hahnemann's articles on Asclepius in Balance and the Medical Observer are regarded as precursor of first edition of Organon. And the options are both statement 1 and 2 are true, both statement 1 and 2 are false, statement 1 is true but statement 2 is false, statement 1 is false but statement 2 is true. And the answer is both statement 1 and statement 2 are false. तो फर्स्ट लाइन था, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन वाज पब्लिश्ड एट कोथेन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एडिशन 1810 में आया था और वो टॉर्ग वहाँ पब्लिश हुआ था, पब्लिकेशन में है। दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड व्हेन हानेमन्स रेसिडेंस वाज एट टॉर्ग। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, हानेमन्स आर्टिकल्स ऑन एस्क्यूलेपियस इन बैलेंस एंड द मेडिकल ऑब्जर्वर आर रिगार्डेड एज प्रिकर्सर ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ट्रांसलेटर्स प्रीफेस में लिखा हुआ है
की जो 2 बुक है, आई हैव ऑल्सो इंडिकेटेड द करस्पॉन्डिंग व्यूज़ एज सेट फोर्थ इन द एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल एंड द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, बोथ ऑफ विच एसेज may be regarded as the precursor of the organon। जो 2 बुक है वो है एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल एंड मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। डिफरेंट एडिशन ऑर्गेनन का टोटल 6 एडिशन है। पहले एडिशन का नाम था ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस, सेकंड का ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट, सेम टाइटल सेकंड में भी था, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एडिशन में भी था। सिक्स्थ एडिशन में नाम था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो कि अभी हम लोग यूज़ करते हैं। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फर्स्ट एडिशन 1810 में, सेकंड 1819 में, थर्ड 1824 में, फोर्थ 1829 में, फिफ्थ 1833 में एंड सिक्स्थ बहुत टाइम के बाद 1921 में आया था। और ये पोस्टमस एडिशन है, जब हैनेमन का डेथ हुआ था उसके भी बहुत टाइम के बाद ये एडिशन पब्लिश हुआ था। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पहला टॉर्ग में, दूसरा लिप्जिक में, तीसरा कॉथेन, चौथा भी कॉथेन और पांचवा भी कॉथेन। जो सिक्स्थ था वो पेरिस में। फिर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, फर्स्ट में 271, सेकंड में 315 था, बट वो एक्चुअल में 315 था, बट मिसप्रिंट जो था वो 318 था। उसी तरीके से थर्ड में एक्चुअल में 317 था, बट पेपर का जो मिसप्रिंट था पेज नंबर का, उसके कारण उसमें 320 लिखा हुआ है। फोर्थ में 292, फिफ्थ में 294 एंड सिक्स्थ में 291। एक्स्ट्रा पॉइंट देखा है अगर कि क्या न्यू एडिशन हुआ है, तो फोर्थ में थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ एंड इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनन, फिफ्थ में डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, इसको मोस्ट परफेक्ट एडिशन ऑफ ऑल भी कहते हैं फिफ्थ एडिशन को, एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द टेक्स्ट बुक इन होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। सिक्स्थ में कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इन्फ्लुएंस यानी कि डायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल प्रिंसिपल, फिफ्थ में वाइटल फोर्स, सिक्स्थ में वाइटल प्रिंसिपल, फिर सिक्स्थ में ही 50 मिलीसिमल पोटेंसी, एंड इसी को पोस्टमस एडिशन कहेंगे, यानी कि आफ्टर डेथ ये एडिशन पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू हैनेमन विच मेथड ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन वाज एम्प्लॉयड बाय मोंगल सेक्ट, क्विड इन बकम वेनिट, ऑर्डिस सेपेरी, ट्यूस नेचुरा, इन्फिनिटेसिमल डोज। एंड द आंसर इज क्विड इन बकम वेनिट। तो मोंगल सेक्ट यानी कि जो टिपिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस ना करे बल्कि मल्टीपल मेडिसिन दे या फिर उसका डोज बहुत ज़्यादा दे, वो मोंगल सेक्ट हुआ। उसमें लिखा हुआ है, एक लाइन है, क्विड इन बकम वेनिट। सो मोंगल सेक्ट हु एज्यूम द ऑनरेबल नेम ऑफ होम्योपैथिस्ट and even seem to employ medicine in form and appearance homeopathic but determined upon them anyhow, मीन्स वो किसी तरह से रैंडमली मेडिसिन दे रहा है, मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है बट वो मल्टीपल डोज में दे रहा है, एक्सेसिव या फिर बहुत सारे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। एंड हु व्हेन द अनसुटेबल रेमेडी डजंट इमीडिएटली गिव रिलीफ इन प्लेस ऑफ लेइंग द ब्लेम on their unpardonable ignorance and laxity in performing the most unimportant and serious of all affairs। इस तरीके से हैपहैज़ार्ड मैनर में ट्रीटमेंट होता है, और जब कंप्लेन वर्स हो जाता है या पेशेंट नहीं ठीक होता है तो फिर ब्लेम होम्योपैथिक मेडिसिन को देता है, ना कि अपने तरीके को कि वो प्रॉपर डोज में नहीं दिया। सो क्विड इन बकम वेनिट इज अ लैटिन फ्रेज दैट ट्रांसलेट्स टू वाट एवर कम्स टू वंस माउथ और वाट एवर कम्स अपर मोस्ट, यानी जो भी आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो दिए जा रहे हैं। तो क्विड उसके लिए वो वाट एवर, एंड बकम दैट इज माउथ। इसमें और ऑप्शन है ऑर्डिस सेपेरी, जो कि एक लाइन है जो कि ऑर्गेनन में डाला गया, ऑर्गेनन के बुक में, जिसका मतलब होता है डेयर टू बी वाइज, तो ये नहीं होगा। ड्यूस नेचुरा यानी कि फॉलो द नेचर, ये भी नहीं होगा। इन्फिनिटेसिमल डोज यानी कि जो मिनिमम डोज रहता है वो देना है, तो ये भी नहीं होगा। सो आंसर इज क्विड इन बकम वेनिट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, वन साइडेड डिजीजेस, इंडिस्पोजिशन, अल्टरनेटिंग डिजीजेस, मेंटल एंड इमोशनल डिजीजेस। एंड द आंसर इज इंडिस्पोजिशन। तो वन साइडेड डिजीज जो कि पहले भी आया था, जिसमें कि 1 और 2 फ्यू प्रिंसिपल सिम्टम रहे, और वो क्रॉनिक डिजीज़ में आता है।
अल्टरनेटिंग डिजीज़ भी क्रॉनिक डिजीज़ में आता है, इंटरमिटेंट डिजीज़ में है। फिर मेंटल एंड इमोशनल डिजीज़, ये भी क्रॉनिक डिजीज़ में आता है। बट इंडिस्पोजिशन जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है। इट इज़ लाइक किसी चीज़ के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, या तो एक्सेस के कारण या तो उसके कमी के कारण, और अगर उसको फुलफ़िल करते हैं तो वो कंप्लेंट ठीक हो जाएगा। तो वो कंडीशन इंडिस्पोजिशन है, जो कि एफओएसएम 150 में मेंशन्ड है। तो वो क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, उसमें कोई मेडिसिन नहीं देना होता है। तो एफओएसएम 232 में दिया हुआ है कि जो अल्टरनेटिंग डिजीज़ होता है वो क्रॉनिक डिजीज़ है। अल्टरनेटिव डिजीज़ आर ऑल्सो वेरी न्यूमरस बट ऑल बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। तो अल्टरनेटिंग डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ है। फिर अगर डिजीज़ का क्लासिफिकेशन देखें तो डिजीज़ दो तरीके का होता है, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट फिर फर्दर तीन तरीके का है, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक एंड एपिडेमिक। यानी किसी इंडिविजुअल को जब कोई हेडेक वगैरह हो रहा है वो इंडिविजुअल डिजीज़ हुआ। एपिडेमिक यानी कि बहुत मास एरिया में, बड़े एरिया में बहुत सारे लोगों को जब मास पॉपुलेशन में कंप्लेन हुआ है वो एपिडेमिक है। स्पोरेडिक यानी कि कुछ लोगों को यहाँ हो रहा है, कुछ लोगों को दूसरी जगह हो रहा है, वो स्पोरेडिक है। क्रॉनिक डिजीज़ दो तरीके का होगा, वैसा डिजीज़ जिसमें कि सारा सिम्टम्स फुल्ली डेवलप्ड है, और वैसा सिम्टम्स जिसमें कि ज़्यादा सिम्टम्स, और वैसा डिजीज़ जिसमें कि ज़्यादा सिम्टम नहीं है, यानी डिजीज़ विद फ्यू सिम्टम, उसी को वन साइडेड डिजीज़ कहते हैं। वैसा डिजीज़ जिसमें 1 या 2 प्रिंसिपल सिम्टम हो। डिजीज़ विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम फिर फर्दर दो तरीके का है, नॉन माइजमेटिक क्रॉनिक डिजीज़ एंड माइजमेटिक क्रॉनिक डिजीज़। नॉन माइजमेटिक यानी कि सूडो क्रॉनिक डिजीज़, जिसको कि फॉल्स क्रॉनिक डिजीज़ भी कहते हैं, कि किसी चीज़ की कमी के कारण, लाइक किसी विटामिन का कमी है, वो सब के कारण जब प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सूडो क्रॉनिक डिजीज़ हुआ। एंड आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़, जब वो एक्सेसिव एलोपैथिक मेडिसिन दिया जाता है तब जो डिजीज़ होता है, जिसको कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिजीज़ कहते हैं और इनक्यूरेबल डिजीज़ कहते हैं, वो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ हुआ। तो ये दोनों नॉन मैजमेटिक में आएगा। मैजमेटिक फिर फर्दर दो तरीके का होता है, सिंगल डिजीज़ एंड कॉम्प्लेक्स डिजीज़। सिंगल डिजीज़ में जो माइजम है वो सिंगल अपीयर करेगा, यानी जस्ट लाइक सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में सिंगल डिजीज़ का जो माइजम है उसका कॉम्बिनेशन रहेगा, लाइक सोरिक साइकोटिक, सोरिक सिफिलिटिक, साइकोसिफिलिटिक, सोरिक साइकोसिफिलिटिक। वन साइडेड डिजीज़ दो तरीके का होगा, हैविंग इंटरनल कंप्लेन और हैविंग एक्सटर्नल कंप्लेन। इंटरनल कंप्लेन में मेंटल डिजीज़ और एक्सटर्नल कंप्लेन में लोकल डिजीज़ और स्किन डिजीज़। मेंटल डिजीज़ में डिजीज़ विथ ओनली मेंटल सिम्टम्स लाइक इंसैनिटी एंड डिजीज़ विथ ओनली फिजिकल सिम्टम लाइक हेडेक। एंड लोकल डिजीज़, जिसको कि स्किन डिजीज़ में भी कंसिडर कर सकते हैं, उसमें होगा सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में लाइक डायनेमिक डिजीज़ अपियरिंग ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये सारा जो भी क्रॉनिक डिजीज़ है, जो ऑप्शन था उसमें था वन साइडेड डिजीज़, तो वो क्रॉनिक डिजीज़ में आएगा। अल्टरनेटिंग डिजीज़ वो भी क्रॉनिक डिजीज़ में आएगा। मेंटल एंड इमोशनल डिजीज़ वो भी क्रॉनिक डिजीज़ में आएगा, बट इंडिस्पोजिशन क्रॉनिक डिजीज़ में नहीं आता है। Indisposition, aphorism 150. If a patient complains of one or more trivial symptoms that have been only observed a short time previously, the physician should not regard this as a fully developed disease but requires serious medical aid. A slight alteration in the diet and regimen will usually suffice to dispel such an indisposition. तो ये बहुत रिसेंटली हुआ रहेगा, एक या दो छोटा मोटा सिम्टम रहेगा जिसको कि सिर्फ डाइट एंड रेजिमेंट से भी ठीक कर सकते हैं, उसमें मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ता है, दैट इज इंडिस्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू स्मेल ऑफ कुकिंग ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरोगेट, इडियोसिंक्रेसी, मोरल रेमेडी और ल्यूसिड इंटरवल। एंड द आंसर इज इडियोसिंक्रेसी। एफोरिज्म 117 में मेंशन्ड है इडियोसिंक्रेसी, by which are meant peculiar corporeal constitutions which, although otherwise healthy, possesses a disposition to be brought into a more or less morbid state by certain things which seem to produce no impression and no change in many other individuals। यानी कि इडियोसिंक्रेसी है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम सिर्फ उसी को होता है उस सर्टेन चीज़ से, बाकी लोगों को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइक कुकिंग फूड का जो स्मेल हुआ उसके कारण हो सकता है, रोज़ का स्मेल हुआ उसके कारण हो सकता है। तो ये सारी चीज़, या फिर किसी को खाने से कुछ हो रहा है और उस सर्टेन इंसान को हो रहा है, बाकी लोगों को नहीं हो रहा, दैट इज़ इडियोसिंक्रेसी।
और ऑप्शन है सरोगेट, यानी कि एक मेडिसिन के बदले दूसरे मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं, तो होम्योपैथी में सरोगेट नहीं होता है। उसके बाद है मोरल रेमेडी, जो कि मेंटल इमोशनल डिजीज़ जो है उसमें आता है। उसके बाद है लूसिड इंटरवल, यानी कि दो मेंटल कंप्लेंट के बीच का जो गैप रहता है उसको लूसिड इंटरवल कहते हैं। लाइक किसी को दो अटैक हो रहा है इंसैनिटी का, और बट जो बीच का जो फेज़ है, एक बार अटैक हुआ फिर पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, फिर अटैक आ रहा है, तो जो नॉर्मल फेज है उसको लूसिड इंटरवल कहते हैं। एफोरिज्म 219 में है अ कंपैरिजन ऑफ दिस प्रीवियस सिम्टम ऑफ द कॉर्पोरियल डिजीज विद द ट्रेसेस ऑफ देम दैट स्टिल रिमेन दो दे हैव बिकम लेस परसेप्टिबल। तो लूसिड इंटरवल में जो कंप्लेंट रहेगा वो लेस परसेप्टिबल रहेगा, उतना नहीं पता चलेगा, बट विच इवन नाउ समटाइम्स बिकम परमानेंट व्हेन अ लूसिड इंटरवल एंड अ ट्रांजिएंट एलिवेशन ऑफ द साइकिकल डिजीज अकर्स। तो वो शॉर्ट टाइम के लिए उसमें आराम होता है, ट्रांजिएंट ही है, शॉर्ट टाइम के लिए बट रहता है। तो इस तरीके समझ सकते हैं कि एक अटैक हुआ मेंटल कंप्लेंट का, इसमें कि मेंटल कंप्लेंट जो है वो बहुत सीवियर रहेगा, बट जो कॉर्पोरल सिम्टम रहेगा यानी स्किन से रिलेटेड या फिर बाकी बॉडी से रिलेटेड वो कंप्लेंट कम रहेगा। फिर जो नेक्स्ट अटैक होता है उसमें भी देखा कि मेंटल सिम्टम बढ़ा हुआ है, कॉर्पोरल सिम्टम कम है, बट ये दोनों के बीच में जो इंटरवल होता है उसको लूसिड इंटरवल कहते हैं, यानी दो अटैक के बीच में उसमें कॉर्पोरल सिम्टम बढ़ेगा एंड मेंटल सिम्टम रिलीफ होगा। Question number 25. Given below are two statements. First one is assertion and the second one is reason. Assertion में according to Kent's fifth observation, the amelioration comes first and the aggravation comes afterward. And reason में है the inference of Kent's fifth observation is that the remedy is superficial and could act only palliative. These are the options. And the answer is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में है द एमुलेशन कम्स फर्स्ट एंड द एग्रेवेशन कम्स आफ्टरवर्ड, यानी नॉर्मली क्या होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट होता है जो बेस्ट फॉर्म होता है कि पहले थोड़ा सा एग्रेवेशन होगा, कंप्लेन को थोड़ा सा बढ़ाएगा, उसके बाद रिलीफ करेगा। बट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में है कि जो कंप्लेन है वो स्टार्टिंग में एमुलेट होता है, उसके बाद एग्रेवेट करता है। तो ये ग्राफ में भी है कि पहले एमुलेट कर रहा है फिर एग्रेवेट कर रहा है। There are some cases where the administration of the remedy is immediately followed by decided improvement, a prompt action of the remedy. The patient says he is better and the symptoms seem to be better, but at the end of a week or 4 or 5 days, all the symptoms are worse than his first visit to doctor. यानी कि जब डॉक्टर से दिखाने आया था उससे भी ज़्यादा उसका कंप्लेंट बढ़ जाता है। तो जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू केंट्स फिफ्थ ऑब्जर्वेशन द एमुलेशन कम्स फर्स्ट एंड द एग्रेवेशन कम्स आफ्टरवर्ड्स, ये स्टेटमेंट सही है, यानी सेशन जो है वो सही है। फिर इसके इन्फ्रेंस में है कि क्या क्या चांसेस हो सकता है। तो पहला है द रेमेडी वाज एन एरर, अ फर्दर स्टडी ऑफ द केस शोज दैट either the remedy was only superficial remedy and could only act as palliative, या तो जो रेमेडी है वो सुपरफिशियली काम कर रहा है और वो सिर्फ एज ए पैलिएटिव उसको टेम्पररी रिलीफ दे सकता है। इट वॉज ओनली सिमिलर टू द मोस्ट ग्रीवस सिम्टम्स, डिडेंट कवर द होल केस एंड हेंस नॉट अफेक्ट द कंस्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ द पेशेंट। तो जो उसका सबसे सीवियर सिम्टम है उस पर काम करता है, वो कंस्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है जो होल बॉडी पे काम करे। या फिर द पेशेंट इज एन इनक्यूरेबल वन एंड द रेमेडी वाज समवट सुटेबल। सेकेंड केस है कि मेडिसिन सही है, जो पेशेंट है उसका कंडीशन इतना सीवियर है कि वो इनक्यूरेबल है। So one of the above two conclusions must be arrived at, and this can be only be done by a re-examination of the patient and by finding out whether the symptoms relate to that remedy. तो जो सिम्टम आ रहा है जो अग्रेवेट कर रहा है वो उस रेमेडी से रिलेटेड है या नहीं। प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल होगा क्योंकि अल्टीमेटली अग्रेवेशन हो रहा है पहले से भी ज़्यादा। What to do? Retake the case and more similar medicine is to be prescribed. वैसे केस में दोबारा टेस्टिंग करेंगे और जो ज़्यादा सिमिलर मेडिसिन रहेगा वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जो स्टेटमेंट है द इन्फ्लुएंस ऑफ केंट्स फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज दैट द रेमेडी इज सुपरफिशियल एंड कुड ओनली एक्ट एज पैलिएटिव, ये भी लाइन सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसी का जिस्ट है ऑब्जर्वेशन में द एमुलेशन कम्स फर्स्ट एंड द एग्रेवेशन कम्स आफ्टरवर्ड। इन्फ्लुएंस में है आइदर द रेमेडी वाज ओनली सुपरफिशियल रेमेडी एंड कुड ओनली एक्ट एज पैलिएटिव और द पेशेंट वॉज इनक्यूरेबल एंड रेमेडी वॉज समवट सुटेबल। प्रोग्नोसिस में अनफेवरेबल,
क्या करेंगे, तो रिटेक द केस एंड अ मोस्ट सिमिलर मेडिसिन इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड। क्वेश्चन नंबर 26, द जनरल क्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ रिसीविंग impressions and the power to react to stimuli is known as enantiopathy, Mongel's effect, susceptibility, venesection. And then say susceptibility. So what is susceptibility? Susceptibility is the general quality of the living organism of receiving impression and the power of reaction of the stimuli. यानी कि जो बॉडी है वो किसी भी बाहरी चीज़ से किस तरह से रिएक्ट करता है, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट होम्योपैथिक जर्नल was published by Bonninghausen, Richard Hughes, Staff or Dunham? And the answer is Staff. In 1822, Staff published the first periodical homeopathy, the Archive for the Homeopathic Science of Healing. तो जो फर्स्ट जर्नल था वो 1822 में पब्लिश हुआ था बाय स्टैफ। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरिक माइजम? aggravated in morning and from eating meat, emulated by cold, always hurry with burnt taste of mouth, stupid dull senses and especially stubborn. These are the options and the answer is A and C. यानी सोरा में है aggravated in morning and from eating meat and always hungry with burnt taste of mouth. तो सोरा का ही लाइन है, वर्स सनराइज टू सनसेट, आफ्टर ईटिंग, हीट ऑफ रूम, स्टैंडिंग, अप्रोच ऑफ मेंसेस, न्यू मून, विंटर, मॉर्निंग। तो जो लाइन है एग्रेवेटेड इन मॉर्निंग एंड फ्रॉम ईटिंग मीट, तो मॉर्निंग में एग्रेवेशन होता है, ये लाइन सही है। फ्रॉम ईटिंग मीट का, दे क्रेव फ्राइड एंड हाईली सीजन फूड, यानी कि फ्राइड फूड ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मसाला वाला फूड पसंद है, मीट, ग्रीजी फूड्स, but they do not suit. Meats stimulate the psoriatic patient and arouse the underlying condition into activity. Grazing fast food aggravate although craved. तो अगर कोई मीट कंज्यूम कर रहा है, मीट का क्रेविंग है, बट उससे जो कंप्लेन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो एग्रेवेटेड इन मॉर्निंग एंड फ्रॉम ईटिंग मीट, ऑल्दो क्रेविंग है बट एग्रेवेशन भी है। फिर लाइन है एमुलेटेड बाई कोल्ड, तो ये लाइन गलत है, वो एमुलेट नहीं करता है कोल्ड से बल्कि एग्रेवेट करता है, क्योंकि सोया जो है वो चिली होता है। तो जनरल्स में थर्ड पॉइंट, कोल्डनेस इन मोस्ट एलिमेंट्स, यानी कि अधिकतर कंप्लेन में मीन्स कोल्डनेस से कंप्लेन बढ़ता है, इसलिए एग्रेवेटेड बाई कोल्ड होगा, ना कि एमुलेटेड बाई कोल्ड होगा। एमुलेटेड बाई कोल्ड किस में होगा, तो सिफिलिस में होगा। एग्रेवेटेड बाई कोल्ड किस में होगा, तो सोरा में होगा और साइकोसिस में होगा। सिफिलिस में है वर्स बाय वार्मथ और हीट, इनफैक्ट जो बेड का हीट होता है उससे भी एग्रेवेशन होता है सिफिलिस में। बाय क्वाइट रेस्ट और वाइल अटेम्प्टिंग टू स्लीप और बाय स्लीप और लाइंग डाउन, राइडिंग, एक्सर्शन आइदर मेंटल और फिजिकल, और एमुलेशन होता है बाय कोल्ड एप्लीकेशन एंड नोज ब्लीड। तो कोल्ड से आराम मिलता है सिफिलिस में, कोल्ड से कंप्लेन बढ़ता है सोरा में और साइकोसिस में। स्टमक के कंप्लेन में है ऑलवेज हंग्री, एंड माउथ के कंप्लेन में बर्न टेस्ट इज ऑलवेज सोरी। सो ऑलवेज हंग्री विथ बर्न टेस्ट इन माउथ, ये भी सोरा का लाइन है। मेंटल में जो लाइन है स्टूपिड, डल सेंसेस एंड स्पेशली स्टबर्न, ये ऐसा नहीं होता है, जबकि जो सोरा का जो पेशेंट होता है वो बहुत ब्राइट होता है, एक्टिव, अलर्ट एंड क्विक होता है। तो ये सोरा का लाइन नहीं है बल्कि ये सिफिलिस का लाइन है। सिफिलिस में लिखा हुआ है डल, स्टूपिड, इडियट, इम्बेसिल, स्टबर्न, सलेन एंड ऑब्स्टिनेट। सो स्टूपिड, डल, सेंसेस एंड स्पेशली स्टबर्न, ये सिफिलिस है, ना कि सोरा है। क्वेश्चन नंबर 29, who proposed the double-blind method of proving of drugs in healthy volunteers? Herring, Albert von Haller, Tristel और Chenichen? And the answer is Tristel. तो जो प्रूविंग था पहली बार सजेस्ट किया था अल्बर्ट वॉन हॉलर, बट एक्सपेरिमेंट किए थे हैनमैन। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि डबल ब्लाइंड मेथड पहली बार कौन प्रपोज किया था, दैट इज ट्रिस्टेल। In India, the authority has adopted the methodology of proving is based on Distel's double-blind method. तो उस मेथड को भी Distel's double-blind method कहते हैं,
क्योंकि ये डिजिटल के थ्रू प्रपोज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म टॉलिकॉजम मीन्स रिमूवल ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, मोरल रेमेडी, पैलिएशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल डोजेज। And the answer is removal of the cause of disease. टॉलिकॉजम उसके लिए लाइन लिखा हुआ है रिमूव द कॉज ऑफ डिजीज़, यानी कि जो डिजीज़ का बेसिक कॉज है उसको रिमूव करेंगे तो जो डिजीज़ है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एफोरिज्म है एंड लिस्ट 2 में टॉपिक है। लिस्ट 1 एफोरिज्म 23, एफोरिज्म 26, एफोरिज्म 23, एफोरिज्म 233। लिस्ट 2 टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज, एंटीपैथिक मेथड, होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, एक्यूट माइज्म। These are the options. And the answer is aphorism 23 antipathic method, aphorism 26 homeopathic law of nature, aphorism 73 acute miasm, and aphorism 233 typical intermittent diseases. So 23 में एंटीपैथी है जिसको केनांसियोपैथी और पैलिएटिव मेथड भी कहते हैं। इसका की एक्सियम होता है कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंटर। एफोरिज्म 26 उसमें है होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, ऑर्थोपेडिक लॉ ऑफ नेचर और नेचुरल लॉ ऑफ क्योर, जिसमें कि होम्योपैथी है यानी सिमिलर सिमिलिबस क्यूरेंटर। एफोरिज्म 73 में एक्यूट माइज्म है एंड एफोरिज्म 233 में टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ है। इंटरमिटेंट डिजीज़ जो ऑप्शन में है उसको और डिटेल में देखें। ये एफोरिज्म 231 से 244 तक है। दैट मीन्स रिकर एट सर्टेन पीरियड, तो एक सर्टेन पीरियड है उस गैप में ये हो रहा है इंटरमिटेंट, यानी कि वो डिजीज़ वो रुक रुक के हो रहा है। ये दो तरीके का होगा, अल्टरनेटिंग डिजीज़ एंड टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़। अल्टरनेटिंग डिजीज़ एफोरिज्म 232, टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ एफोरिज्म 233। Alternating disease, certain morbid state that alternates at uncertain interval with morbid state of a different kind। तो अल्टरनेटिंग डिजीज़ में होता है कि जो कंप्लेन है वो अल्टरनेट कर रहा है, लाइक कोई दो डिजीज़ है वो आपस में अल्टरनेट करके हो रहा है, वो दोनों डिजीज़ डिफरेंट काइंड का होगा। लाइक एक पेट का कोई कंप्लेन है, दूसरा सर का कोई कंप्लेन है, इस तरीके का होगा। और जो इंटरवल होगा वो अनसर्टेन होगा, आ रहा है बारी बारी बट उसका गैप जो वो अनसर्टेन है। जबकि टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़ में मॉर्बिड स्टेट ऑफ फिक्स्ड कैरेक्टर रिटर्न्स एट अ टॉलरेबली फिक्स्ड पीरियड। इसमें जो डिजीज़ रहेगा वो एक ही डिजीज़ रहेगा और वो जो रिटर्न करेगा वो फिक्स्ड पीरियड के बाद करेगा। ये दो तरीके का होगा, ए फेब्राइल और नॉन फेब्राइल, जिसमें फीवर नहीं होगा वो एफोरिज्म 234 में है। एंड फेब्राइल और इंटरमिटेंट फीवर, वैसे इंटरमिटेंट डिजीज़ जिसमें फीवर होता है उसको इंटरमिटेंट फीवर बोलेंगे। ये एफोरिज्म 235 से 244 तक है, यानी कि एंड तक है। फिर फेब्राइल और इंटरमिटेंट फीवर फर्दर 4 तरीके का होता है, स्पोरेडिक और एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर जो कि एफोरिज्म 235 से 240 तक है। दैट डिजीज दैट ऑकर्स स्पोरेडिकली और इन आउटब्रेक्स इन एरियाज वे इट इज़ नॉट टिपिकली एंडेमिक। तो ये स्पोरेडिक होगा या फिर एपिडेमिक होता है, लार्ज स्केल पे होगा बट एंडेमिक नहीं होगा। एपिडेमिक ऑफ इंटरमिटेंट फीवर इन नॉन एंडेमिक एरिया, यानी आउटब्रेक ऑफ इंटरमिटेंट फीवर इन रीजन वे इट डजंट यूजुअली ऑकर, तो नॉर्मली होता नहीं है बट हो रहा है, वो एपिडेमिक ऑफ इंटरमिटेंट फीवर इन नॉन एंडेमिक एरिया। एफोरिज्म 241 से 242 तक। थर्ड वन इज पर्निशियस इंटरमिटेंट फीवर इन नॉन मार्शी एरिया, जो कि है एफोरिज्म 243 में। सीवियर फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फीवर अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स नॉट रिसाइडिंग इन मार्शी एरिया, यानी मार्शी एरिया में जो नहीं है उसको सीवियर फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फीवर हो रहा है, जिससे कि इंडिविजुअल इफेक्ट हो रहा है, एपिडेमिक नहीं है, स्पोरेडिक नहीं है, इंडिविजुअल है, वो एफोरिज्म 243 में है। एंड द लास्ट वन इज इंटरमिटेंट फीवर एंडेमिक इन मार्शी एरिया, जो मार्शी एरिया में हो रहा है वो एफोरिज्म 244 में है। फाउंड इन रीजन्स फ्रिक्वेंटली एक्सपोज टू वाटर एंड इज कंसिडर्ड एंडेमिक टू दोज एरियाज, उस एरिया के लिए वो एंडेमिक है। क्वेश्चन नंबर 32, arrange the following concepts in chronological order of the appearance in the aphorism of 6th edition of Organ of Medicine starting from lowest to highest। तो इसको chronological order में यानी कि टाइम वाइज कौन पहले है कौन बाद में है ऑर्गन के 6th एडिशन में इसको अरेंज करना है सबसे कम से सबसे ज़्यादा तरफ। पहला है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, दूसरा है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर,
तीसरा है फंडामेंटल कॉज एंड चौथा है पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज. These are the options. And the answer is BACD. हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्योर सबसे पहले, उसके बाद प्रिजर्व ऑफ हेल्थ, देन फंडामेंटल कॉज एंड लास्ट में है पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज. सो हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्योर एफोरिज्म 2 में है. द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensive principles. Preserver of health aphorism 4 में है. He is likewise a preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease and how to remove them from person in health. तो यहाँ पर फिजिशियन को preserver of health कहते हैं कि हेल्थ को क्या चीज़ डिरेंज कर रहा है, क्या डिजीज़ कॉज कर रहा है और उसको कैसे रिमूव करना है, ये एफोरिज्म 4 में है. एफोरिज्म 5 में है फंडामेंटल कॉज, जो कि माइजम को बोलते हैं. फंडामेंटल कॉज विच इज जनरली ड्यू टू अ क्रॉनिक माइजम. तो जो क्रॉनिक माइजम कारण होता है वो फंडामेंटल कॉज है, एफोरिज्म 5 में है. एंड एफोरिज्म 6 में पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज है, यानी कि जो पूरा डिटेल्स रहेगा सिम्टम का. ऑल द परसेप्टिबल साइन they present the disease in its whole extent, that is together they form the true and only conceivable portrait of disease. तो जो सारा साइन सिम्टम है, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम बन रहा है, दैट इज पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज. सो हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्योर एफोरिज्म 2 में, प्रिजर्व ऑफ हेल्थ एफोरिज्म 4 में, फंडामेंटल कॉज एफोरिज्म 5 में एंड पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज एफोरिज्म 6 में. क्वेश्चन नंबर 33. In preface of which edition of Ogden, Hahnemann used a term a priori which referring to theoretical medicine? First edition, second edition, third edition and fourth edition. And the option is second edition. Preface to second edition, उसमें लिखा हुआ है a priori, unadded reason can know nothing of itself, that is a priori, can evolve out of itself alone, no conception of the nature of things, of cause and effect, every one of its conclusions about the actual must always be based on sensible perceptions, fact and experiences, if it would elicit the truth. ए प्रायरी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रॉम व्हाट इज अर्लियर. दो लैटिन फ्रेज है, पहला है ए प्रायरी एंड दूसरा है ए पोस्टीरियरी. प्रायरी यानी कि प्रायर यानी कि पहले, एंड पोस्टीरियर यानी कि बाद में. सो ए प्रायरी फ्रॉम द अर्लियर एंड ए पोस्टीरियरी फ्रॉम द लेटर. क्वेश्चन नंबर 34. दो स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 1, लॉ ऑफ सिमिलर इज द फंडामेंटल लॉ इन द पैलिएशन ऑफ द इनक्यूरेबल स्टेट. एंड स्टेटमेंट 2 है, Kent's ninth observation states that prolonged aggravation and final decline of patient demands palliative treatment. These are the options. And the answer is statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. The basis of cure is the fundamental law of similars. The law of similar is the fundamental law also in palliation of incurable states. तो क्यूरेटिव के लिए तो लॉ ऑफ सिमिलर यूज़ करते ही हैं. पैलिएशन के लिए लाइक कोई इनक्यूरेबल स्टेट है उसमें पैलिएटिव कर सकते हैं, वैसे केस में भी लॉ ऑफ सिमिलर ही होता है. सो लॉ ऑफ सिमिलर इज द फंडामेंटल लॉ इन द पैलिएशन ऑफ इनक्यूरेबल स्टेट. ये स्टेटमेंट सही है. सेकेंड स्टेटमेंट है, Kent's ninth observation states that prolonged aggravation and final decline of patient demands palliative treatment. ये स्टेटमेंट गलत है. ये नाइन्थ ऑब्जर्वेशन नहीं है बल्कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है. अ prolonged aggravation and final decline of the patient, इसके इन्फ्लुएंस में है कि या तो जो एंटीसोरिक है वो बहुत डीप हो, या जो पोटेंसी है वो बहुत हाई रहे, या फिर जो ऑर्गन है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया है, जो केस है वो इनक्यूरेबल है और जो प्रोग्नोसिस है वो अनफेवरेबल रहेगा. वैसे कैसे मेडिसिन को एंटीडोट करते हैं. एंड डोंट गिव अ डीप रेमेडी, क्योंकि डीप से प्रॉब्लम है. व्हेन ऑर्गेनिक डिजीज इज प्रेजेंट इन इनक्यूरेबल एंड डाउटफुल केस गिव नो मेडिसिन हायर देन 30 और 200 पोटेंसी. तो इस आल एंड फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का है, ना कि नाइन्थ ऑब्जर्वेशन का है. नाइन्थ ऑब्जर्वेशन में है, द एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन द प्रूवर. उसमें है कि हेल्दी प्रूवर्स आर ऑलवेज बेनिफिटेड बाय प्रूविंग इफ दे आर प्रॉपरली कंडक्टेड. उसमें मेंशनड है, ऑब्जर्व केयरफुली द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट टू बिकम अ प्रूवर
Write this down and subtract them from the proving. And the next one is, this symptom will not commonly appear during the proving. If they do, note the change in them. तो जो ओवरऑल जो प्रूवर्स पे जो एक्शन हो रहा है मेडिसिन का, वो एफोरिज्म 9 में है. रिपर्टरी. क्वेश्चन नंबर 34. मैथ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में रूब्रिक है एंड लिस्ट 2 में चैप्टर है, केंट का चैप्टर, केंट रिपर्टरी का. रूब्रिक है पल्स, विस्लिंग, मैनिया एपोटू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स. एंड लिस्ट 2 में है चैप्टर जो है वो है माइंड, एक्सट्रीमिटीज, जेनरलिटीज एंड लैरिंग्स एंड ट्रैकिया. These are the options. And the answer is pulse, generalities, whistling, larynx and trachea, mania apotu, mind, and contraction of muscles and tendons, extremities. जो पल्स रूब्रिक है वो जनरलिटीज में है. विस्लिंग यानी कि सीटी बजाना वो लैरिंक्स एंड ट्रैकिया में है. मैनिया एपोटू ये माइंड में है. मैनिया अपोटू का मतलब होता है, मैनिया यानी कि मैडनेस, एंड अपोटू यानी कि फ्रॉम ड्रिंक, यानी कि ड्रिंक करने का, यानी कि अल्कोहल कंजम्पशन के कारण जो मैडनेस हो रहा है उसी को मैनिया अपोटू बोलेंगे. ये ओल्ड टर्म है एंड जो न्यू टर्म है वो है डिलीरियम ट्रेमेंस. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स ये एक्सट्रीमिटी चैप्टर में है. क्वेश्चन नंबर 35. The only remedy mentioned in Bonninghausen's therapeutic pocket book यानी BTPB in aggravations from spices is sulfur, nux vomica, phosphorus और sepia. And the answer is phosphorus. तो ये BTPB में है, aggravation चैप्टर में स्पाइसेस से aggravation हो रहा है. The only medicine is phosphorus. Question number 36. Match list 1 with list 2 with corresponding given single medicine in Kent's repertory. लिस्ट 1 में रूब्रिक है एंड लिस्ट 2 में मेडिसिन है जो केंट रिपर्टरी में दिया हुआ है और वो सिंगल मेडिसिन. ये सारा मेंटल सिम्टम का रूब्रिक है. द रूब्रिक्स आर स्क्वैंडर्स मनी, बेनेवोलेंस, वॉशिंग ऑलवेज हर हैंड, पावर लव ऑफ. एंड लिस्ट 2 में है जो मेडिसिन है दैट इज सिफ्लाइनम, वेट्रमेल्बम, लाइकोपोडियम, कॉफिया. These are the options. And the answer is squanders money, vertebrum, benevolence, coffea, washing always her hands, syphilinum, power love of lycopodium. तो बेनेवोलेंस कॉफिया क्रूडा, बेनेवोलेंस यानी जो काइंड हो तो उसके लिए कॉफिया क्रूडा है. पावर लवर ऑफ उसके लिए लाइकोपोडियम है. स्क्वैंडर्स मनी यानी कि जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता हो, वेस्ट करता हो, वेट्रमेल्बम है. और वॉशिंग ऑलवेज हर हैंड्स सिफ्लाइनम है. सिफ्लाइनम में वॉशिंग मैनिया होता है. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग रूब्रिक्स आर गिवन इन जनरलिटीज सेक्शन ऑफ केंट्स रिपर्टरी? बेड सोर्स, थ्रोम्बोसिस, एपोप्लेक्सी, कॉन्स्टिपेशन, एमरेट्स, डायरिया इन एजेड पीपल. These are the options. And answer is thrombosis, apoplexy, constipation, एमरेट्स. ये तीनों रूब्रिक जो है वो जेनेटिक्स चैप्टर में मिलेगा. बाकी जो 2 था वो जेनेटिक्स में नहीं था. तो बेड सोर स्किन में है ना कि जेनेटिक्स में है. रूब्रिक है सोर बिकम्स, ब्रैकेट में है डिक्यूबाइटस, जिसको कि बेड सोर को ही डिक्यूबाइटस कहते हैं. थ्रोम्बोसिस जेनेटिक्स में है. एपोप्लेक्सी ये भी जेनेटिक्स में है. कॉन्स्टिपेशन एमरेट्स ये भी जेनेटिक्स में है. जबकि डायरिया इन एजेड पीपल ये रेक्टम में है. डायरिया का सिम्टम भी सारा रेक्टम में ही है, तो डायरिया इन एजेड पीपल भी रेक्टम में होगा. जो रूब्रिक है वो है डायरिया और सब रूब्रिक है एजेड पीपल. तो बेड सोर्स स्किन में, थ्रोम्बोसिस, एपोप्लेक्सी एंड कॉन्स्टिपेशन एमरेट्स जेनेटिक्स में, डायरिया इन एजेड पीपल रेक्टम में. क्वेश्चन नंबर 38. इन बॉनिंगहाउसेंस थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक यानी कि BTPB, डेथ अपेरेंट इज गिवन इन विच चैप्टर? सेंसेशंस, एग्रीवेशन,
chest or fever. And the answer is sensations. So bitterly. So chapter है sensations. उसमें rubric है death apparent. Question number 39. Clinical repertory by Clark was published in the year 1904, 1924, 1908, 1939. And the answer is 1904. तो 1904 में क्लार्क्स क्लिनिकल रिपर्टरी पब्लिश हुआ था. क्वेश्चन नंबर 40. The rubric convulsions with consciousness is mentioned in which of the following chapter of therapeutic pocketbook, यानी कि BTPB? External head, aggravations, internal head, sensations. And the answer is sensations. तो sensations में rubric है convulsions with consciousness. Question number 41. Match list 1 with list 2. लिस्ट 1 में रूब्रिक है एंड लिस्ट 2 में चैप्टर या फिर सेक्शन है इन बर्निंग हॉसेंस रिपर्टरी. रूब्रिक है हेयर ऑफ हेड फॉल्स आउट, एमेटिवनेस, क्लोरोसिस, वर्टाइगो. और चैप्टर है इंटेलेक्ट, सेंसेशन, माइंड, स्किन. These are the options. And the answer is हेयर ऑफ हेड फॉल्स आउट. ये रूब्रिक स्किन में है, एमेटिवनेस माइंड में है, क्लोरोसिस सेंसेशन में और वर्टाइगो इंटेलेक्ट में. हेयर ऑफ हेड फॉल्स आउट स्किन चैप्टर, तो ये प्रॉपर रूब्रिक ही है. सो हेयर ऑफ हेड फॉल्स आउट स्किन में होगा. एमेटिवनेस यानी लविंग, तो वो माइंड में मिलेगा. सो एमेटिवनेस रूब्रिक जो है वो माइंड में है. क्लोरोसिस यानी अनीमिया, ब्रैकेट में अनीमिया है, ये सेंसेशन में है. एंड वर्टाइगो इंटेलेक्ट में है. वर्टाइगो इंटेलेक्ट का लास्ट रूब्रिक है. क्वेश्चन नंबर 42. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, यूरेमिया एंड यूरिक एसिड डायथेसिस बोथ द रूब्रिक्स आर गिवन इन सेशंस एंड कंप्लेंट्स इन जनरल चैप्टर ऑफ BBCR रिपर्टरी. Statement 2 है ग्लाइकोस्यूरिया एंड मिल्की यूरिन बोथ द रूब्रिक्स आर गिवन इन द चैप्टर मिक्सचुरेशन ऑफ थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक. These are the options. And the answer is both statement 1 and statement 2 are incorrect. यूरेमिया रूब्रिक सेंसेशंस एंड कंप्लेंट इन जनरल में है, जबकि यूरिक एसिड डायथेसिस अग्रेवेशन एंड एमुलेशन इन जनरल में है. तो जो स्टेटमेंट है यूरेमिया एंड यूरिक एसिड डायथेसिस बोथ द रूब्रिक्स आर गिवन इन सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल ऑफ BBCR, ये स्टेटमेंट गलत है. यूरेमिया सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में है, बट यूरिक एसिड डायथेसिस सेंसेशन एंड कंप्लेंट में नहीं है, बल्कि एग्रेवेशन एंड एमुलेशन इन जनरल में है. फिर सेकंड स्टेटमेंट में है कि ग्लाइकोस्यूरिया एंड मिल्की यूरिन बोथ द रूब्रिक्स आर गिवन इन द चैप्टर मिक्सचुरेशन ऑफ थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक, ये स्टेटमेंट गलत है. ये दोनों रूब्रिक मिक्सचुरेशन में नहीं है बल्कि यूरिन में है, क्योंकि ग्लाइकोस्यूरिया यानी कि यूरिन में ग्लूकोज एंड मिल्की यूरिन ये दोनों यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक है. तो ये यूरिन में दिया हुआ है, ना कि मिक्सचुरेशन में. मिक्सचुरेशन में रहेगा कि जो यूरिन पास हो रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो मिक्सचुरेशन में रहता है. यूरिन का कैरेक्टर क्या है, वो यूरिन में रहता है. तो यूरिन में शुगर है, यूरिन का कलर मिल्की है, ये सारा यूरिन में रहेगा. Question number 43. Which of the following mind rubric is found in Bonninghausen's characteristic and repertory but not found in Kent's repertory? यानी कौन सा माइंड का रूब्रिक है जो कि BBCR में है बट केंट में नहीं है? ऑप्शंस आर अल्कोहलिज्म, एब्यूजिव, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, एफेक्टेशन. एंड द आंसर इज अल्कोहलिज्म. तो BBCR में माइंड चैप्टर में अल्कोहलिज्म है, जबकि केंट में अल्कोहलिज्म नहीं है. एयर कैसल है, एयर कैसल के बाद डायरेक्ट एम्बिशन है, बीच में AL के लिए अल्फ़ाबेटिकली दिखाया तो एयर कैसल और एम्बिशन के बीच में रहता, बट वहाँ पे नहीं है. जबकि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, एब्यूजिव, एफेक्टेशन ये तीनों केंट रिपर्टरी में है, बट अल्कोहलिज्म नहीं है. क्वेश्चन नंबर 44.
The rubric excitement emotional is mentioned in which section of therapeutic pocketbook? Mind, sensations, aggravations, intellect. And the answer is aggravations. जो rubric है excitement emotional, ये aggravation में है. Question number 45. The rubric petit mal is given in which chapter of Boric repertory of homeopathic materia medica and repertory? Options are mind, nervous system, generalities, locomotor system. तो पेटिट माल एपिलेप्सी का टाइप होता है, ग्रैंड माल एंड पेटिट माल. तो जब ये एपिलेप्सी का रूब्रिक है तो वो नर्वस सिस्टम में ही मिलेगा. सो द आंसर इज नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन, उसमें है एपिलेप्सी, एपिलेप्सी में ग्रैंड माल एंड अगेन एपिलेप्सी में पेटिट माल. तो पेटिट माल नर्वस सिस्टम में है इन बोरिक रिपोर्टरी. क्वेश्चन नंबर 46. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रूब्रिक एंड चैप्टर ऑफ केंट्स रिपोर्टरी. लिस्ट 1 में रूब्रिक है एंड लिस्ट 2 में चैप्टर है. रूब्रिक है व्हेन बिहाइंड ईयर, एब्सेस, पैरोटिड ग्लैंड, हेयर टैंगल्ड इजली, हेयर अनयूजुअल पार्ट्स ऑन. और चैप्टर है स्किन, ईयर, फेस, हेड. These are the options. And the answer is when behind ear, ear में होगा. Abscess parotid gland, face में है. Hair tangled easily, head में है. Hair unusual parts on, skin में है. तो दोनों हेयर का रूब्रिक है. टैंगल्ड इजली भी यानी कि आसानी से उलझ जाता है, वो हेड में होगा. और हेयर अनयूजुअल पार्ट, तो हेड में तो होता ही है, अनयूजुअल पार्ट है इसलिए स्किन में मिलेगा. इस बॉडी में कहीं भी हो सकता है. वेन बिहाइंड ईयर, ये ईयर चैप्टर में मिलेगा. वेन यानी कोई बॉयल या कोई स्वेलिंग, सिस्ट जैसा, ऐसा कोई भी स्वेलिंग रहे तो कान के पास है तो कान के चैप्टर में मिलेगा. एब्सेस पैरोटिड ग्लैंड, तो चैप्टर है फेस, फेस में रूब्रिक है एब्सेस, सब रूब्रिक है पैरोटिड ग्लैंड्स. हेयर टैंगल्ड इजली, ये हेड चैप्टर में मिलेगा. हेड चैप्टर में रूब्रिक है हेयर और सब रूब्रिक है टैंगल्स इजली. हेयर अनयूजुअल पार्ट्स ऑन, ये स्किन में मिलेगा. चैप्टर है स्किन, फिर रूब्रिक है हेयर, सब रूब्रिक है अनयूजुअल पार्ट्स. और मेडिसिन है थुजा, सिंगल मेडिसिन है. क्वेश्चन नंबर 47. इन बोगर बॉनिंग-हॉसन्स कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी यानी बीबीसिया, द रूब्रिक ओपिस्थोटोनस इज मेंशन्ड इन विच चैप्टर? माइंड, फीवर, sensation and complaints in general, lower extremities. And the answer is sensation and complaints in general. तो सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में रूब्रिक है ओपिस्थोटोनस, यानी कि जैसे टेटनस के केस में होता है या फिर नक्स के पॉइजनिंग में होता है कि जो बॉडी होता है वो धनुष के आकार का हो जाता है, तो ओपिस्थोटोनस इस चैप्टर में मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 48. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में रूब्रिक है एंड लिस्ट 2 में चैप्टर है. रूब्रिक है कॉर्डी, हॉर्डियोला, हे फीवर, टॉर्टिकोलिस. एंड लिस्ट 2 में है चैप्टर, दैट इज नोज, एक्सटर्नल थ्रोट, आई, यूरेथ्रा. दीज आर द ऑप्शंस. एंड द आंसर इज कॉर्डी, यूरेथ्रा में, हॉर्डियोला, आई में, हे फीवर, नोज में, टॉर्टिकोलिस, एक्सटर्नल थ्रोट. कॉर्डी यानी कंजेनाइटल पेनाइल कर्वेचर, जो पेनिस है उसका कर्वेचर रहेगा और वो हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो ये यूरेथ्रा में मिलेगा. हॉर्डियोला, इसी को हॉर्डियोलम भी कहते हैं, तो वो स्टाई को बोलते हैं. तो हॉर्डियोला रूब्रिक रहे चाहे स्टाई रहे, जो क्रॉस रेफरेंस है वो स्टाइज का है. ये दोनों आई में है तो आई में मिलेगा. हे फीवर, नाम फीवर है बट वो पॉलन ग्रेन्स ये सब से होता है, सीजनल होता है, जिससे कान की रनिंग नोज़ होता है, हेडेक होता है. तो रनिंग नोज से कान ये नोज चैप्टर में है, तो फीवर में है हे फीवर. और तो रूब्रिक है हे फीवर. क्रॉस रेफरेंस में है सी कोराइजा एनुअल, तो उसमें है एनुअल में हे फीवर जो कि नोज चैप्टर में है. टॉर्टिकोलिस, जिसको कि राई नेक भी बोलते हैं, वो एक्सटर्नल थ्रोट में मिलेगा. टॉर्टिकोलिस में जो नेक होता है वो वीक होता है और हेड एक तरफ बेंड हो जाता है.
टॉर्टिकॉलिस एक्सटर्नल थ्रोट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 49, अ मैन केम विथ अ कंप्लेन ऑफ बॉयल इन पेरिनियम, व्हाट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक इन केंट्स रिपर्टरी। ऑप्शन है स्किन इरप्शन बॉयल पेरिनियम, स्किन बॉयल पेरिनियम इरप्शन, जेनिटल इरप्शन बॉयल पेरिनियम, रेक्टम इरप्शन पेरिनियम बॉयल। एंड द आंसर इज रेक्टम इरप्शन पेरिनियम बॉयल। सो चैप्टर है रेक्टम, इसमें रूब्रिक है इरप्शन, सब रूब्रिक है पेरिनियम, एंड देन पेरिनियम में जो कंप्लेन है वो है बॉयल। द मेडिसिन इज एंटीम्क्रूड। फार्मेसी। क्वेश्चन नंबर 50, विच among the following medicine doesn't belong to compositae family? Arnica montana, Bellis perennis, Ledum pallister, Millefolium. And the answer is Ledum pallister. Arnica montana जो कॉमन इन लेपर्ड्स बेन है, ये कंपोजिटिव फैमिली का है। बेलिस पेरेनिस ये भी कंपोजिटिव फैमिली का है, इसका कॉमन नेम डेजी है। लेडम पैलेस्टर ये एरिकेसी फैमिली का है, इसका कॉमन नेम वाइल्ड रोजमेरी है, मास ट्री भी बोलते हैं। एंड मिलीफोलियम जिसका कॉमन नेम येरो है, ये कंपोजिटिव फैमिली का है। तो सारा कंपोजिटिव है एक्सेप्ट लेडम पैल। लेडम पैल कंपोजिटिव फैमिली का नहीं है बल्कि एरिकेसी फैमिली का है। एक चीज़ कॉमन है कि चारों मेडिसिन जो है वो होल प्लांट से बनता है। आर्निका भी होल प्लांट से बनता है, बेलिस भी होल प्लांट से बनता है, लेडम पैल भी होल प्लांट से बनता है, और मिलीफोलियम को भी बनाने में होल प्लांट यूज़ होता है। सो आर्निका मोंटाना, बेलिस पेरेनिस, मिलीफोलियम कंपोजिटिव फैमिली का है, लेडम पैलेस्टर एरिकेसी फैमिली का है। क्वेश्चन नंबर 52, इन अ प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्शंस टू द पेशेंट आर गिवन अंडर सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचर। एंड द आंसर इज सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में ये लैटिन वर्ड है सिग्नेचर, दैट मीन्स लेट इट बी लेबल्ड। इट इंक्लूड्स डायरेक्शन टू द पेशेंट, पेशेंट को क्या करना है नहीं करना है वो डायरेक्शन सिग्नेचर में है, यानी कि जो लास्ट पोर्शन है उसमें। मेक इट अ पॉइंट टू गिव डायरेक्शंस टू द डेफिनेट मैनर, दीज शुड बी ब्रीफ, सिंपल एंड टू द पॉइंट, दैट शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड गुड हैंड राइटिंग सो दैट द पेशेंट कैन डिसिफर द इंस्ट्रक्शन। तो जो पेशेंट है वो उस डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ सके इसलिए उसको क्लियर लिखना है। प्रिस्क्रिप्शन का 4 पार्ट होता है, सुपरस्क्रिप्शन जो सबसे ऊपर होता है, फिर इंस्क्रिप्शन, देन सबस्क्रिप्शन जो कि इंस्क्रिप्शन के नीचे होगा, सब यानी बिलो, फिर लास्ट में सिग्नेचर। सुपरस्क्रिप्शन द वर्ड फॉर एट द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो इस पोर्शन में ऊपर में फॉर लिखना है, FOR, टॉप में और लेफ्ट साइड में। फिर पेशेंट का नाम, उसका एज, सेक्स, एड्रेस लिखना है। फिर सिंबल RX जो कि एक लैटिन वर्ड है, दैट मीन्स रेसिपी और टू टेक, और ये जुपिटर को एज अ प्रेयर भी सिग्निफाई करता है, तो RX सिंबल डालना है। इंस्क्रिप्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, मेन ट्रंक ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। इसमें रेमेडी का नेम रहेगा, पोटेंसी रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, और जो व्हीकल का नाम है वो लिखा रहेगा, व्हीकल का क्वांटिटी लिखा रहेगा। सबस्क्रिप्शन डायरेक्शन टू कंपाउंडर और डिस्पेंसर अबाउट डिस्पेंसिंग द मेडिसिन। एंड सबसे लास्ट में सिग्नेचर जिसमें कि डायरेक्शन टू द पेशेंट रहेगा, हाउ टू टेक मेडिसिन, एडवाइस फॉर डाइट एंड रेजिमेंट, एंड व्हेन टू रिपोर्ट कि फर्दर फिर नेक्स्ट विजिट के लिए कब आना है। सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट, ये सारा चीज़ सिग्नेचर में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ड्रग है एंड लिस्ट 2 में सीजन फॉर कलेक्शन है। लिस्ट 1 में कैमोमिला, यूफ्रेसिया, चेलिडोनियम, बेलाडोना। लिस्ट 2 में सेकेंड ईयर ग्रोथ, बिगिनिंग ऑफ फ्लावरिंग, व्हेन इन फ्लावर एंड बिफोर फ्लावरिंग। These are the options. And the answer is Chamomilla, when in flower, Euphrasia, second year of growth, Chelidonium, before flowering, and Belladonna, beginning of flowering. तो कैमोमिला में है, कैमोमिला का ही पूरा नाम मैट्रिकेरिया कैमोमिला है। तो व्हेन इन फ्लावर, कैमोमिला फ्लावर व्हेन इन ब्लूम,
विच इज़ इन इट्स थर्ड ईयर ऑफ ग्रोथ। तो जब वो फ्लावर फॉर्म में रहेगा तब उसको लेना है। यूफ्रेसिया, जिसका एक कॉमन नेम आई ब्राइट होता है, उसको सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ में लेना है। यूफ्रेसिया इज अ बाईएनियल प्लांट, यानी कि हर 2 साल में उसमें फ्लावर आता है। मीनिंग इट फ्लावर्स ड्यूरिंग इट्स सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ। तो जो सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ रहेगा उसमें उसको प्लग करना है। चेलिडोनियम और ग्रेटर सिलेंडिन, ये बिफोर फ्लावरिंग होगा। चेलिडोनियम ऑल्सो नॉन एज ग्रेटर सिलेंडिन इज ए पेरेनियल, इट इज़ इन फ्लावर फ्रॉम मे टू अगस्त। फिर बेलाडोना यानी एट्रोपा बेलाडोना, तो बिगनिंग ऑफ फ्लावरिंग। बेलाडोना अ पेरेनियल इज इन द बिगनिंग ऑफ फ्लावरिंग अकॉर्डिंग टू द सीड कलेक्शन डेटा। तो वो जो बिगनिंग का फेज रहेगा फ्लावरिंग का, उस समय बेलाडोना को प्लग करते हैं टू मेक द मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 54, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में नोसोड है एंड लिस्ट 2 में सोर्स है। नोसोड का नाम है प्रोटियस, पायरोजेनियम, नेक्टेरिनियम, डिप्थेरिनम, और सोर्स है कैंसर ऑफ ट्रीज, बॉवल नोसोड्स, डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, डिकम्पोजिशन ऑफ मीट ऑफ बीफ। These are the options and the answer is Proteus, bowel nosodes, Pyrogenium, decomposition of meat of beef, Nectarinium, cancer of trees, Diphtherium, disease product of human beings. So bowel nosode में है Proteus, Pyrogenum, prepared originally from decomposition of meat of beef, Nectarinium, nosode of cancer of trees, Nectaria dittissima, Diphtherium, from diphtheritic membrane of a patient, that is diphtheria toxin. Question number 55, glucose and fructose are fermented into ethyl alcohol under the influence of maltase, invertase, zymase, sulfuric acid, and the answer is zymase. तो 2 एंजाइम होता है इन्वर्टेज एंड जाइमेज। द एंजाइम्स इन्वर्टेज एंड जाइमेज प्रेजेंट इन ईस्ट ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ केन शुगर इनटू इथाइल अल्कोहल। तो ये व्हीकल चैप्टर में है, इथाइल अल्कोहल के फॉर्मेशन में है कि पहले सुक्रोज रहता है, दैट इज C12H22O11, उसमें वाटर ऐड करते हैं एंड इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, C6H12O6। फिर फर्दर C6H12O6 जाइमेज के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल और CO2 बनाता है। तो जो क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फर्मेंटेड इनटू इथाइल अल्कोहल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो आंसर होगा जाइमेज। सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से इथाइल अल्कोहल बनता है जाइमेज के प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 56, ड्यूरिंग टाइट्रेशन HPI divided the sugar of milk in which ratio in decimal scale? 3:3:3, 33:33:33, 11:33:55, 1:3:5। तो 2 ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। चूँकि ये डेसिमल स्केल है तो यहाँ पे जो टोटल काउंट होगा वो 1/10 का होता है, इसलिए जो ये 2 ऑप्शन है बी एंड सी वो 100 का है, वो सेंटीसिमल स्केल का है। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही हट गया, बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो पहला है 3:3:3 एंड लास्ट है 1:3:5 एंड द आंसर इज 1:3:5। तो प्रोसेस इन डिफरेंट स्केल, बाय दिस प्रोसेस द पोटेंटाइजेशन ऑफ ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस टेक्स प्लेस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। तो जो वाटर और अल्कोहल दोनों में इनसॉल्युबल होता है उसमें टाइट्रेशन करते हैं। तो 2 स्केल है, सेंटीसिमल स्केल एंड डेसिमल स्केल। सेंटीसिमल स्केल में रेशियो ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड शुगर ऑफ मिल्क इज 1:99। उसमें 99 में भी फर्दर वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 33, 33, 33, बट एज पर HPI वो 11, 33 एंड 55 होता है। और ये जब डेसिमल स्केल का बात करें तो रेशियो होता है 1:9 ड्रग का और शुगर ऑफ मिल्क का। फिर 9 3 पार्ट में रहता है, 3+3+3, बट अकॉर्डिंग टू HPI 1+3+5। यानी कि जब टाइट्रेशन करते हैं तो पहले स्टेप में 1 पोर्शन डालेंगे, उसके फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 पोर्शन डालेंगे, फिर उसके फर्दर नेक्स्ट स्टेप में 5 पोर्शन डालेंगे। तो ये HPI के अकॉर्डिंग है। सो द आंसर इज 1:3:5। और ये सेम क्वेश्चन अगर सेंटीसिमल स्केल के लिए पूछा जाता
तब आंसर सी होता है 11:33:55। तो ये दोनों HPI का क्राइटेरिया है। अगर नॉर्मली पूछा जाता है, HPI मेंशन नहीं रहता, तो आंसर होता है 3:3:3 डेसिमल स्केल में, और सेंटीसिमल स्केल में जो ऑप्शन बी है 33:33:33। तो पहला जब नॉर्मली पूछेगा डेसिमल स्केल के लिए, दूसरा जब नॉर्मली पूछेगा सेंटीसिमल स्केल के लिए, तीसरा जब HPI के लिए पूछा जाएगा सेंटीसिमल स्केल के लिए, चौथा जब HPI के लिए पूछा जाएगा डेसिमल स्केल के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया in its earlier edition divided all vegetables and animal drug substances into 4 classes for preparation of mother tincture. Statement 2, the amount of drug substance was 1/2, 1/3, 1/6 and 1/10 in each of the respective classes. These are the options, and the answer is both statement 1 and statement 2 are true. Previous editions of AHP, that is American Homeopathic Pharmacopoeia, divided all vegetable and animal substances into 4 classes for preparation of mother tincture, of which the first 3 classes treat of fresh plants and the fourth of animals and dried plants. The amount of drug substances was 1/2, 1/3, 1/6 and 1/10 in each of respective classes, according as the plants contain a large quantity of juice or a small quantity of juice, or the plants are dry and animal product fresh or dried. तो जो दो स्टेटमेंट है कि अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन इट्स अर्ली एडिशंस डिवाइडेड ऑल वेजिटेबल एंड एनिमल ड्रग सब्सटेंसेस इनटू 4 क्लासेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, ये स्टेटमेंट सही है। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस वाज 1/2, 1/3, 1/6 एंड 1/10 इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस, ये आंसर भी सही है। Question number 58. Any drug which is in its natural state affects the vital energy to destructive manifestation should be proven only in chemical form, crude form, potentized form, physiological dose. And the answer is potentized form. तो ये H.A. रॉबर्ट का फिलोसफी का लाइन है। 3 स्टेटमेंट है। एनी ड्रग which in its natural state affect the vital energy but little will develop a proving only in a high potency. तो वैसा ड्रग जो कि थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाएगा उसको हाई पोटेंसी में देना है। एनी ड्रग विच इन इट्स नेचुरल स्टेट डिस्टर्ब द वाइटल एनर्जी टू फंक्शनल मैनिफेस्टेशन ओनली मे बी प्रूवन इन क्रूड फॉर्म। और अगर कोई मेडिसिन जब वो अपने नेचुरल स्टेट में कोई फंक्शनल मैनिफेस्टेशन होगा, कुछ चेंज आ सकता है, उसको क्रूड फॉर्म में देते हैं। जबकि जो थर्ड पॉइंट है एनी ड्रग विच इन इट्स नेचुरल स्टेट डिस्टर्ब्स द वाइटल एनर्जी टू डिस्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन शुड बी प्रूवन ओनली इन अ पोटेंटाइज्ड फॉर्म, यानी जब वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है तो उसको कम से कम अमाउंट में देना है, इसलिए उसको पोटेंटाइज्ड फॉर्म में देना है। क्वेश्चन नंबर 59, द सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज इशूड अंडर फॉर्म 24C, फॉर्म 20E, Form 25C, Form 26C, and the answer is Form 26C. तो 85G में है सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल, उसमें लिखा हुआ है द सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस इन फॉर्म 25C, तो लाइसेंस है 25C में, शैल बी इशूड इन फॉर्म 26C, जो रिन्यूअल होगा वो 26C में होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, assertion and reason. Assertion है द Badiaga mother substance is prepared under class 7 old method. Reason है द Badiaga drug substance is dry insoluble in nature. These are the options, and the answer is both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Class 7, this includes those dry medicinal substances which in their crude state are neither soluble in purified water nor in alcohol. तो ये वैसा ड्रग सब्सटेंस है, ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस है, जो कि ना वाटर में सॉल्यूबल है ना ही अल्कोहल में सॉल्यूबल है इन देयर क्रूड स्टेट, इसलिए इसको पोटेंटाइज किया जाता है, उससे अमाउंट मेडिसिन का घट जाता है, उसके बाद फिर वो सॉल्यूबल हो जाता है।
The fundamental rule for this class has been described in Hahnemann's Materia Medica Pura under Arsenicum. तो Materia Medica Pura में Hahnemann के थ्रू mentioned है for the medicine arsenic. And the drug under this class तो एनिमल सोर्स में है बेडियागा. तो क्लास 7 में बेडियागा बनता है और बेडियागा जो है वो ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल होता है. तो जो स्टेटमेंट है द बेडियागा ड्रग सब्सटेंस इज ड्राई इनसॉल्युबल इन नेचर, ये स्टेटमेंट सही है. ये ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस है और ना ही वाटर में सॉल्युबल है ना ही अल्कोहल में. और जो सेकंड स्टेटमेंट है द बेडियागा मदर सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड अंडर क्लास 7 ओल्ड मेथड, तो क्लास 7 में ही बेडियागा बनता है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. रेफरेंसेस में फार्मेसी मंडल एंड मंडल, रिपर्टरी एस के तिवारी, केंट रिपर्टरी, बीबीसीआर, बीटीपीबी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, आरी डोजन, ए के दास, पार्ट 1, 2 एंड 3 क्रॉनिक डिजीजेस, मटेरिया मेडिका, एलेंस की नोट्स, बोरिक मटेरिया मेडिका, केंट मटेरिया मेडिका, फिलॉसफी, केंट फिलॉसफी एंड एच रॉबर्ट फिलॉसफी. Thank you for your time.